देखिए, जितने बच्चे देखिए क्लास 6 के हैं, तो देखिए आज से हमारा विषय है देखिए विज्ञान भारती फर्स्ट, जिसमें देखिए अध्याय हमारा 8, इसका नाम है जंतुओं की संरचना तथा कार्य। आज हम पढ़ेंगे देखिए जंतु किस प्रकार के होते हैं और जंतुओं की संरचना क्या है और उनके कार्य क्या क्या हैं। ठीक, तो आज हम इस चीज़ के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले तो देखिए हमें यहाँ पर ये जानना है कि अगर हम बात करते हैं अपनी पृथ्वी की, तो देखिए अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिए हमारी पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। देखिए हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उस पृथ्वी पर पहली बात तो बहुत मतलब सजीव प्राणी मिलते हैं और बहुत अधिक संख्या में मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं जिनकी शारीरिक संरचना भी भिन्न भिन्न होती है। अब देखिए इसे देखिए, इसकी शरीर की संरचना कुछ और है, हाथी के शरीर की संरचना कुछ और है, शेर के शरीर की संरचना कुछ और है। ठीक, पक्षी उड़ रहा है तो उसके शरीर की संरचना कुछ और है। ठीक, ठीक उसी प्रकार से हम बात करते हैं कि मछली है तो मछली की शरीर की संरचना कुछ और है। तो विभिन्न प्रकार के जीव मिलते हैं, करोड़ों अरबों संख्या में जीव मिलते हैं। सारे जीवों के बारे में हम कह सकते हैं, तो सभी की संरचना अगर देखी जाए तो हमें देखने के लिए क्या मिलती है, भिन्न भिन्न देखने के लिए मिलती है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे उनके आकार में, तो जंतुओं का आकार भी हमें कैसा मिलता है, भिन्न भिन्न। ठीक, देखिए बहुत छोटे सूक्ष्म जीव, जैसे बात करते हैं हम जीवाणु की बात करें, बहुत छोटा होता है, जैसे कि मान लीजिए युगलीना है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए अमीबा है, जैसे कि मान लीजिए पैरामीशियम है, जैसे कि मान लीजिए क्लेमाइडोमोनास है। तो यहाँ पर देखिए ये युगलीना है तो इसकी संरचना कुछ और है, इसका आकार कुछ और है। ठीक है, और पैरामीशियम को देखिए तो इसका चप्पल जैसा है। अमीबा को देखिए तो इसका कुछ और है। अब क्लेमाइडोमोनास को देखिए, तो अगर हम बात करते हैं क्लेमाइडोमोनास की, क्लेमाइडोमोनास, माइडो क्लेमाइडोमोनास, ठीक, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, तो इनकी देखिए इसकी संरचना कुछ और है, इसकी कुछ और है, इसकी कुछ और है, इसकी कुछ और है। तो इनकी संरचना अलग अलग है, इनके आकार भी हमें अलग अलग देखने के लिए मिले, किसी का छोटा है, किसी का उससे बड़ा है, किसी का उससे बड़ा है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं हमारी पृथ्वी पर बहुत सारी संख्या में क्या जीव मिलते हैं, उनकी संरचना भी अलग अलग है, उनके शरीर की, उनका आकार भी अलग अलग है। ठीक, अब इनकी बनावट को अगर हम गौर से देखें तो मैंने पहले ही बताया कि बनावट क्या है उनकी, अलग अलग है, यानी कि संरचना उनकी क्या है, अलग अलग। अब कुछ जंतु तो ऐसे होते हैं कशेरुकी। कशेरुकी मतलब उन जंतुओं को कहते हैं जिनके शरीर में हमें देखने के लिए हड्डियां मिलती हैं। जैसे मानव है, मानव के शरीर को गौर से देखिए, इसमें देखिए बहुत सारी हमें क्या मिली देखने के लिए, हड्डियां। यहाँ पर हमें देखने के लिए क्या मिल रही हैं, हड्डियां। ठीक, कशेरुकी। ठीक, कशेरुकी मतलब यहाँ पर हड्डियां बनेगी और उनमें देखने के लिए क्या बनेगी, एक कशेरुक दंड, बैकबोन। जैसे मछली है, मछली में देखिए ये मिल रही है कशेरुक दंड। कुत्ता है, कुत्ता के अंदर देखिए ये मिल रही है। ठीक, मेंढक है तो मेंढक के अंदर देखिए ये मिल रही है। ठीक, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऐसे जीव जंतु जिनमें कशेरुक दंड पाई जाती है, तो जिनके शरीर के अंदर में मुझे हड्डियां देखने के लिए मिल रही हैं, तो हम प्यारे बच्चों कह सकते हैं कि वो क्या है, कशेरुकी जीव जंतु कहलाते हैं। और कुछ जीव ऐसे देखने के लिए मिलती हैं जिनमें हमें कशेरुकी दंड नहीं देखने के लिए मिलती है, तो उसे हम कहते हैं अकशेरुकी जंतु। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मधुमक्खी है, मधुमक्खी में किसी भी प्रकार की कोई हड्डी, कोई कशेरुक दंड नहीं पाई जाती। तितली है, तितली के शरीर में किसी प्रकार की कोई कशेरुक दंड नहीं पाई जाती। केंचुआ है, केंचुआ में किसी भी प्रकार की कशेरुक दंड नहीं पाई जाती। जोंक है, जोंक में किसी भी प्रकार की कशेरुक दंड नहीं पाई जाती। मक्खी में किसी भी प्रकार की कशेरुक दंड नहीं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं इनमें कशेरुकी दंड नहीं पाई जाती है।
अर्थात यहाँ पर हड्डियां हमें देखने के लिए नहीं मिल रही हैं, हड्डियां नहीं है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कशेरुकी जंतु की। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर कह सकें कशेरुकी जंतु, कशेरुकी जंतु जैसे मान लीजिए कि मनुष्य की बात करते हैं, तो अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य एक विकसित प्राणी है। विकसित प्राणी का मतलब ये है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला जो इस समय पे जीव जंतु में पाए जाने वाला एक जाति है जिसे हम कहते हैं मानव जाति, यानी कि मनुष्य कहते हैं। तो मनुष्य, उसका दिमाग सबसे ज़्यादा तेज है, एक विकसित प्राणी है, और इसी के बलबूते पर आज उसने पृथ्वी पर अपना राज कर रखा है। ठीक है, तो मनुष्य के हाथ, पांव, नाक, कान, आंख, आंत अलग अलग अंग हैं। ठीक, तो तुम्हें देख हाथ भी उसके अलग मिलेंगे, पांव भी उसमें अलग मिलेंगे, नाक भी उसकी अलग मिलेगी, कान भी उसके अलग मिलेंगे, आंख भी, सारे अंग विकसित हैं और सारे अंग उसके देखने के लिए मिलते हैं। इन अंगों के अलग अलग कार्य हैं। हाथ का काम कुछ और है, पैर का काम कुछ और है। ठीक है, नाक का काम कुछ और होता है, आंख का काम कुछ और होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से नाक, कान, आंखें, इनके सबके काम अलग अलग होते हैं। अब मनुष्य के पाचन की बात करते हैं, मनुष्य के पाचन अंग। ठीक, तो देखिए मनुष्य के भोजन मुख्य रूप से क्या है, मनुष्य के भोजन की बात करें तो मनुष्य के भोजन मुख्य रूप से जैसे मान लीजिए कि प्रोटीन हुआ, जैसे कि वसा हुआ, ठीक, मंड यानी हम कह सकते हैं स्टार्च। ठीक है, मंडे स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट, ठीक, विटामिन एवं लवण आदि होते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि मंड का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, इनमें से प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट पानी में अघुलनशील होते हैं। तो देखिए बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जैसे अघुलनशील भोज्य पदार्थ, जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट हुआ या आपका प्रोटीन्स हुआ, ये सब क्या है, एक जटिल होते हैं। ठीक है, अब ये को जटिल को हम जैसे ही खाएंगे तो जैसे यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट वगैरह वो हमारे शरीर में जाकर के क्या होगा, हमारे शरीर में जाकर क्या हो जाएगा, वो सरल अवयव में टूट जाएगा। सरल मतलब जटिल, कॉम्प्लेक्स है, उससे क्या हो जाएगा, घुलनशील, एक सरल बन जाएंगे। ठीक, सरल का मतलब छोटे 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 खंडों में टूट जाते हैं। ठीक है, पाचन है क्या, अघुलनशील भोज्य पदार्थों का सरल घुलनशील पदार्थों में बदलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। तो अघुलनशील भोज्य पदार्थों जैसे क्या हुआ, मान लीजिए प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, तो ये सारी चीजें अघुलनशील होती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक, वसा, ये सब अघुलनशील, हम इन्हीं चीजों को लेते हैं। मानिए रोटी खाएंगे या कुछ खाएंगे तो रोटी में मुझे क्या मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट में, मैं दूध पीऊंगा तो जहाँ पर प्रोटीन मिलेगी। ठीक, उसके अलावा मैं तेल, घी वगैरह जो भी कुछ खाता हूँ वो सब क्या है, बसा है। तो हम इन सारी चीज़ों को लेते हैं, ये सारी चीज़ क्या है, एक जटिल होती हैं। हम जैसे इसे अपने शरीर के अंदर खाएंगे तो हमारा शरीर क्या होगा, इसे छोटे 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 घंटों में क्या है, तोड़ देगा, अर्थात सरल भागों में तोड़ देगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ होती है अघुलनशील। ठीक, ये क्या है, सारी चीज अघुलनशील, देखो अघुलनशील। अब देखिए मनुष्य के पाचन अंग, मनुष्य के पाचन अंग, मनुष्य के पाचन अंग की बात करते हैं तो देखिए पहले है उसका क्या, मुख हुआ। तो ये है मेरे पास मुख हुआ, मुख हुआ का मतलब होता है मुंह से, मुख हुआ। ठीक है, उसके बाद भोजन नली, भोजन नली होती है, देखिए ये वाली, ये है भोजन नली, भोजन नली। ठीक है, उसके बाद आगे आमाशय, आमाशय होता है उसका पेट, जैसे ये है देखिए भोजन नली। अब ये आ गया आमाशय, आमाशय कैसे, हम इस भाग को, ठीक है, थोड़ा कलर में यहाँ से अपना चेंज कर लेता हूँ, इंक का ये नीला कर लिया। ठीक है, तो ये है देखिए, ये इसी बात, ये है आमाशय। ठीक, आमाशय के बाद फिर खाना जाएगा मेरा छोटी आंत में, छोटी आंत ये है, छोटी आंत के बाद खाना जाएगा फिर बड़ी आंत में, फिर बड़ी आंत देखिए ये है, ये दिख रही है मोटे मोटे से, ये है बड़ी आंत। ठीक, तो ये सारे वो अंग हैं जो मनुष्य के पाचन करते हैं। ठीक, उसके अलावा देखिए अन्य सहायक अंग जैसे मान लीजिए यकृत है, ये भी हमारे पाचन में बहुत ज़्यादा क्या करता है, हेल्प। ठीक, उसके अलावा अग्न्याशय, अग्न्याशय भी क्या होता है हमें बहुत ज़्यादा क्या करता है, पाचन में हेल्प करता है। अगर हम यकृत की बात करें, ये है यकृत, लिवर,
यह मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो ये क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक, यह भूरे रंग की होती है। ये पित्त रस का निर्माण करती है। ठीक है। अग्न्याशय, यह हल्के गुलाबी रंग की ग्रंथि होती है। अग्न्याशय हल्के गुलाबी रंग की ग्रंथि हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है। यह अग्न्याशय रस का स्राव करती है। सभी पाचन अंग और पाचन ग्रंथियां मिलकर के पाचन तंत्र बनाती हैं। अब ये देखिए, सभी पाचन अंग हैं। जैसे मान लीजिए पाचन अंग, मान लीजिए मेरा के पास मुख, हुआ भोजन, नली हुई, आमाशय, छोटी आंत, बढ़िया, ये सब पाचन अंग हैं। और पाचन ग्रंथियां, ठीक, पाचन ग्रंथियां, जैसे मान लीजिए यकृत है, अग्न्याशय, तो ये सभी मिलकर के हम इस पूरे सिस्टम को कहते हैं क्या? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र का मतलब होता है कि पाचन के सभी अंग और सभी ग्रंथियां आपस में मिलकर के क्या कर रही हैं? एक काम को कर रही हैं। तो हम उसे कहते हैं तंत्र। तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। तंत्र का मतलब होता है सिस्टम, एक दूसरे के साथ में जुड़े होना। तो सारी वर्क क्या है? धीमी धीमी होती है। पहले पहले काम मुखगाम होगा, फिर भोजन नली अपना काम करेगी, फिर आमाशय अपना काम करेगा, फिर छोटी आंत अपनी काम करेगी, फिर बड़ी आंत अपनी काम करेगी। तो सारे अंग मिलकर के पाचन का ही काम कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं पाचन तंत्र। अब पाचन के बारे में बात करते तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, मान लीजिए एक कोश की जीवों में पाचन। अब चाहे जीव बड़ा हो चाहे जीव छोटा हो, सभी जीव क्या करेंगे? कुछ न कुछ खाएंगे। ठीक, तो उन्हें कहेंगे खाएंगे। खाएंगे नहीं तो वो भाई कैसे जी पाएंगे? ठीक, तो जीने के लिए उन्हें खाना चाहिए। तो मान लीजिए अमीबा की अगर हम बात करें, अमीबा की, ये है अमीबा। ठीक, तो अमीबा भी देखते हैं। अमीबा देखिए कोई भी चीज़ खाता है तो अमीबा के पास में यहाँ पर चीज़ आ जाती है। ये देखिए आ गया फूड पार्टिकल, और इसने अंदर ले लिया। अंदर लेकर धीमे 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 यहाँ पर उसका क्या कर दिया? बहिक्षेपण। बहिक्षेपण, ठीक, बहिक्षेपण का मतलब होता है जब सारा काम पचा लिया, पचाने के बाद खाना जो वेस्ट होता है उसे निकाल दिया जाता है। ठीक, उसी प्रकार से पैरामीशियम। पैरामीशियम में देखिए खाने के लिए प्रक्रिया की बात करें तो बाहर से कोई खाना आया, आने के बाद यहाँ पे उन्होंने खाना लिया, खाना लेने के बाद अब उस खाने के ऊपर बहुत सारे काम होते रहे, अंत में उसका क्या हो जाता है? यहाँ से बहिक्षेपण हो जाता है। बहिक्षेपण, बहिक्षेपण का मतलब होता है बाहर निकलना, वेस्ट प्रोडक्ट, एक मल के रूप में। ठीक है, मल के रूप में। ठीक, तो एक कोश की जीवों में भोजन का पाचन पाचन कोशिका में ही होता है, जिसे हम अंतरा कोश के पाचन कहते हैं। अंतरा कोशिका का मतलब होता है केवल एक ही सेल के अंदर में हो रहा है। अंतरा कोशिका का मतलब होता है इंटरसेल्यूलर डाइजेशन। ठीक है, तो इंटरसेल्यूलर मतलब कोई भी, इसका शरीर एक कोशिका से बना हुआ है। पूरा शरीर किससे बना है? एक ही कोशिका से। तो सारा काम एक ही कोशिका के अंदर हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं अंतरा कोशिकीय पाचन। उसके अलावा देखिए तिलचट्टा हुआ, केंचुआ आदि में जंतुओं में आहार नाल तो होती है, परंतु आहार नाल के सभी भाग नहीं होते। अब जैसे मान लीजिए तिलचिट्टा है, केंचुआ है, ये थोड़ी बड़ी जीव हैं, इसमें आहार नाल तो है, लेकिन हमारा जो मानव है, मानव की तरह उसमें सारे अंग नहीं विकसित होते हैं, बट कम है। हम कह सकते हैं सारे अंग नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं मनुष्य के श्वसन अंग की। तो ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर खींचना। अब ये है ऑक्सीजन युक्त वायु, ये अंदर जा रही है। ठीक है, ये जा रही है अंदर, ऑक्सीजन युक्त, ये अंदर जाती है, अंदर जाएगी। अंदर जाने के बाद यहाँ से शरीरों के अन्य भागों में चली जाएगी। ठीक, ऐसे करके। ठीक, तो हम इसे कहते हैं निःश्वसन। ठीक है, इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन। ठीक, वायु को खींचा, और कार्बन डाई और कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त वायु को बाहर निकालना श्वसन कहलाता है। अब यहाँ से ऑक्सीजन ले ली और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त मैंने क्या कर दिया? मैंने बाहर निकाल ली। ठीक है, ये निकल गई बाहर, ये देखो बाहर निकल रही है। अंदर में क्या ले रहा हूँ? ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन को लेते हैं निःश्वसन कहते हैं, और CO2 को बाहर लेते तो उसे कहते हैं निःश्वसन, एक्सपायरेशन।
एक्सपायरेशन, ठीक है। अगर मछलियों की बात करें तो मछलियों में ये काम गिल्स द्वारा होता है। तो मानव में ये काम कैसे होता है? फेफड़ों से। ये क्या है मानव में? मछलियों में गिल्स से होता है, ठीक। कीट पतंगों, तिलचिट्टा, मक्खी एवं तितली, इसमें वायु नलिकाओं द्वारा होता है। पक्षियों में वायु कोश के द्वारा होता है और मनुष्य में ये काम फेफड़ों के द्वारा होता है, ठीक। ये सारी चीजें होती हैं। अब हम बात करते हैं मनुष्य के हृदय की संरचना की। तो अगर हम बात करते हैं तो देखिए, मनुष्य के हृदय की संरचना की बात करते हैं तो देखिए, मनुष्य का हृदय लाल रंग का और मुट्ठी के आकार का होता है। पहली बात, हम इसके कलर को देख सकते हैं तो मुझे यहाँ पर ये दिखने के लिए कैसा मिल रहा है? लाल, ठीक है, लाल रंग का है और एक मुट्ठी जैसे आकार का होता है, ठीक है। यह हमारे शरीर में बच्चे के बाईं ओर स्थित होता है। बच्चे का मतलब बाईं ओर का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मेरा सीना है, ठीक है, तो सीने में ज़्यादातर हम देखते हैं तो हमारे इधर लेफ्ट साइड में मिलेगा देखने के लिए, ठीक। तो हमारे शरीर में कहाँ मिलेगा? ये लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड। यह बिना रुके जीवन पर्यंत धड़कता रहता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये सारी जिंदगी क्या होता है हमारे, जब तक जीवन रहता है ये क्या करता है? धड़कता रहता है। सारी जिंदगी, सारी जिंदगी धड़कता रहता है, ठीक। सारी जिंदगी धड़कता रहता है। इसमें देखिए, 1 2 3 4, ठीक है। एक तो हो गया मेरे पास ये हिस्सा, एक हो गया हमारे पास ये हिस्सा, एक हो गया हमारे पास ये हिस्सा, एक हो गया हमारे पास। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं मनुष्य में कितने होते हैं? 4 कक्ष होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 4 कक्ष, ठीक है। 4 चैम्बर होते हैं। कक्ष या चैम्बर एक ही बात है, ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय की धड़कन 1 मिनट में 72 बार होती है। तो अगर हम बात करते हैं एक सही मनुष्य, माने 18 साल का या 20 साल का एक वयस्क है, बिल्कुल सही है, तो उसके अगर हृदय की अगर धड़कन देखेंगे तो स्वस्थ है, तो 1 मिनट में वो 72 बार, 70 से लेकर 72 बार धड़कता है। लेकिन 1 वर्ष से कम आयु का जो बच्चा है उसको हम देखते हैं तो वो 1 मिनट में उसका हृदय हमें यहाँ पर 100 बार धड़कते हुए दिखाई देता है। तो छोटा बच्चा है 1 वर्ष से कम का, तो उसका हृदय अधिक देर तक धड़केगा, और बड़ा है तो उसकी हृदय की बात अगर हम बात करते हैं वयस्क मनुष्य की, तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। उसके अलावा देखिए, मनुष्य के उत्सर्जी अंग, मनुष्य के उत्सर्जी अंग होते हैं वृक्क। ये है वृक्क, इसे हम कहते हैं वृक्क, वृक्क, ठीक है। ये होते हैं वृक्क, किडनी। तो मनुष्य के शरीर में अनेक अपशिष्ट पदार्थ बनते रहते हैं। मान लीजिए हम कोई भी खाना पीना खाते हैं तो हमारा खाना पीना में जो बढ़िया बढ़िया चीज़ होती हैं वो तो हमारा शरीर ले लेता है, और जो हानिकारक चीज़ें, बहुत सारी हानिकारक चीज़ उसमें खाने में होती हैं, और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी हानिकारक चीज़ हमारे शरीर के अंतर्गत बनती रहती हैं, तो शरीर उन्हें बाहर निकाल देता है। जैसे मान लीजिए कि मूत्र है वो हमारा हानिकारक है, जैसे मान लीजिए हमारा मल है वो हानिकारक है, पसीना है, ये सब हानिकारक चीज़ें हैं। तो शरीर क्या करता है? इस चीज़ को बाहर निकालता रहता है, ठीक। तो ये सभी क्या है? ये विषाक्त होते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे मैंने सांस ली, सांस में क्या लिया मैंने? ऑक्सीजन गैस ली। अब कार्बन डाइऑक्साइड मेरे शरीर के अंदर बनी, वो वैसे वाली है, बेकार है, वो शरीर से बाहर निकल दी जाएगी, ठीक है। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकल जाती है, ठीक है, जो श्वसन में बाहर निकाली जाती है, ठीक है। और बहुत अपशिष्ट द्रव के रूप में बाहर निकल देने, और देखिए बहुत अधिक अपशिष्ट द्रव के रूप में बाहर निकलते हैं। द्रव के रूप में बाहर मतलब पसीना निकलता है, मूत्र निकलता है, ठीक, टॉयलेट, ठीक है। इसे बाहर निकालने का काम वृक्क द्वारा किया जाता है। ये क्या है? उत्सर्जी अंग है। तो ये दोनों क्या है? उत्सर्जी, उत्सर्जी अंग है, ठीक है। ये है उत्सर्जी अंग। मनुष्य में 2 सेम के बीज के आकार के पाए जाते हैं। इनका आकार कैसा होता है? सेम के बीज की तरह। ये रक्त को छानते हैं जिससे यूरिया निकालते हैं, ठीक है। स्वस्थ व्यक्ति में वृक्क का भार लगभग में 150 ग्राम होता है। स्वस्थ व्यक्ति में 150 ग्राम लेगा।
जनन की बात करते हैं। जनन क्या है, जनन अंग क्या है? ठीक, देखिए प्रत्येक जीवधारी में अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। देखिए ये बात सही है कि पृथ्वी पर जितने भी जीव होते हैं तो सभी जीवों के अंदर वो कैपेसिटी होती है कि वो अपने ही समान जीवों को क्या जन्म देते हैं, जिससे उनकी संख्या बढ़ती रहती है। ठीक है, देखिए जीवधारी के इस लक्षण को हम क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। जिन अंगों की सहायता से प्रजनन क्रिया होती है उन्हें हम प्रजनन अंग कहते हैं। अब एक लिंगी जंतु, एक लिंगी जंतु का मतलब इनमें एक ही प्रकार के लिंग मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कुत्ते को दिखाई दे रहे हैं तो कुत्ते में कुत्ते वाले मिलेंगे, बिल्ली में बिल्ली वाले मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कुछ जंतु में नर एवं मादा जनन अंग अलग अलग पाए जाते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य आदि। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मान लीजिए ये है कुत्ता, कुत्ता और कुतिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कुत्ता और कुतिया, कुतिया। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए बिल्ली और बिलौटा। ठीक, जैसे कि मान लीजिए शेर और शेरनी। ठीक, जैसे मान लीजिए आदमी, आदमी और औरत। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये चीज मादा है और ये हमारे पास नर। तो नर में नर के अंग मिलेंगे, मादा में मादा के अंग मिलते हैं। ठीक, इसे हम कहते हैं एक लिंगी जंतु। द्विलिंगी, कुछ जंतु जिनमें नर व मादा दोनों अंग एक ही जंतु में पाए जाते हैं, जैसे केंचुआ। केंचुआ की अगर हम बात करें या जौक की बात करें तो ये ऐसे जीव हैं जिस जीव के अंदर में दोनों नर और मादा दोनों अंग इनमें देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक, जिसे हम कहते हैं द्विलिंगी। द्विलिंगी मतलब दोनों लिंग मिलते हैं देखने के लिए यहाँ पर। ठीक, द्विलिंगी मतलब होता है दोनों लिंग मिलते हैं, अर्थात हम इसे बाइसेक्सुअल भी कह देते हैं। ठीक है, मस्तिष्क एवं नाड़ियां तंत्रिका कहते हैं। तो अगर हम तंत्रिकाएं की बात करते हैं या हम क्रियाएं की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें देखने के लिए हमें दो प्रकार की क्रिया मिलती हैं। एक तो मिलती है अनैच्छिक क्रिया, एक मिलती है ऐच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया ऐसी होती है जिन पर हमारा किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। ठीक, ऐसी क्रियाएं जिन पर हमारा कोई प्रभाव नहीं होता, अर्थात वो अपने आप चलती रहती है। जैसे मान लीजिए कि हमारी आंख का फड़कना, कभी कभी हमने देखा है कि हमारी दाई या हमारी बाई आंख फड़कती रहती है, हमारा ओठ फड़कता रहता है। हम बहुत कोशिश करते हैं रोकने की, बट वो रुकता नहीं है। तो वो क्रिया हमारे शरीर में ऑटोमेटिक हो रही है, तो उसे हम कहते हैं अनैच्छिक क्रिया, अर्थात इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। ऐच्छिक क्रिया, ऐसी क्रिया जिन पर हमारा पूर्ण नियंत्रण है। जैसे मान लीजिए पढ़ना, लिखना, खेलना, बात करना। जैसे मान लीजिए किसी बात कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी को पीट रहे हैं, तो ये सब ही हमारी क्रिया हो रही। तो यहाँ पर हम किसी के ऊपर हाथ चलाएंगे तो मैं हाथ को रोक सकता हूँ, कंट्रोल है मेरा हाथ पर। ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। जैसे हृदय की धड़कन धड़क रही है, हमारा उस पर कंट्रोल नहीं है। जिस दिन कंट्रोल हो जाएगा आदमी मर जाएगा। आँख फड़क रही है, मेरा कान फड़क रहा है या कोई अंग फड़कता रहता है, तो उस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, उन्हें हम कहते हैं अनैच्छिक क्रियाएं। और जिस पर हमारा नियंत्रण है उसे हम कहते हैं ऐच्छिक। ऐच्छिक का मतलब हमारी इच्छा से काम हो रहा है। ठीक है, शरीर में घटित होने वाली समस्त क्रियाओं के नियमन और नियंत्रण के लिए तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र की बात करें तो ये देखिए हमारे शरीर में एक जाल सा बना होता है, बिजली जैसा। तो यहाँ पर हमारे शरीर के अंदर में जाल बना होता है जो हमारे ब्रेन से लेकर के हमारे शरीर के सभी अंगों तक वो तंत्रिकाएं फैली होती हैं। ठीक है, मनुष्य की तंत्रिका तंत्र मैं में तीन मुख्य बात होती हैं, तीन मुख्य भाग होते हैं। जैसे मानिए मस्तिष्क है, रीढ़ है और तंत्रिकाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास मस्तिष्क है और ये देखो निकल नहीं धारी, ये क्या है, तंत्रिकाएं हैं और ये रीढ़ रज्जु है। ये देखो निकल नहीं यहाँ पर, ये है रीढ़ रज्जु, रीढ़ रज्जु। ठीक है, तो हमारे पास कह सकते हैं मनुष्य के तंत्र का तंत्र में तीन मुख्य भाग होते हैं। ठीक है, मस्तिष्क है, रीढ़ रज्जु एवं तंत्रिका है। मनुष्य की ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय का मतलब होता है
कि जिससे हमें कुछ न कुछ ज्ञान होता है। हमें इन अंग को हम संवेदी अंग भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए जीभ है, जैसे ये है जीभ। जीभ से हम ये कह सकते हैं, मान लीजिए कोई खाना है, खाना खाएंगे तो हम कह सकते हैं ये तीखा है, ये कड़वा है, ये मीठा है, ये खट्टापन है। तो हमें उससे क्या पता चलता है? खाने का स्वाद पता चलता है। ठीक है। कान, कान का मतलब ये है कि सुनना। सुनने से मतलब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि किसी भी बात को सुनना, किसी की आवाज़ सुनना, किसी पक्षी की आवाज़ सुनना, या हम किसी से कुछ बोल रहे हैं तो वो हमारी बात को सुनता है, तो इससे हमें कुछ न कुछ ज्ञान मिल रहा है। ठीक, अर्थात संवेदी अंग है। आँख, आँख का काम होता है देखना। ठीक, इससे हम देख सकते हैं, तो उसी प्रकार से हम कोई कार्य करते हैं, उसी प्रकार से हम यहाँ पर चलते हैं। नाक, नाक का काम होता है गंध पहचानना। ठीक, कहीं पर फूल की अच्छी खुशबू आ रही है तो हम कहेंगे यहाँ पर अच्छी खुशबू आ रही है। कहीं पर बहुत ताज़ा गंदगी है तो वहाँ पर गंध आ रही है तो हम कहेंगे यहाँ पर खुशबू, या किसी भी गंध को हम आसानी से पहचान सकते हैं। त्वचा, ये नाक है, कान का हमारा ये काम होता है। त्वचा, त्वचा का मतलब होता है हमारे जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर पर पूरे पे जो स्किन है, इसे हम कहते हैं त्वचा। तो गर्मी है तो गर्मी में यहाँ से पसीना निकलेगा, सर्दी है तो सर्दी में हमारी त्वचा क्या कांपने लगी, हम एहसास करने लगे कि भाई इस समय ठंड पड़ रही है, हमें कपड़े पहनने चाहिए। इस समय गर्मी पड़ रही है तो हमें अपने कपड़े उतार देने चाहिए, हमें एसी चलाना चाहिए, हमें पंखा चलाना चाहिए। ठीक है। और अगर कोई भी हमें छूता है, मान लीजिए किसी ने हमें यहाँ पर टच कर लिया, तो तुरंत पता चल जाएगा हमें किसी ने छू लिया है, या हमारे शरीर पर कोई कीड़ा घूम रहा है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, ये हमारे शरीर में 5 अंग मिलते हैं, 1 2 3 4 और 5। 5 ऐसे अंग मिलते हैं जिसे हम कहते हैं संवेदी अंग या ज्ञानेंद्रियां। कान के बारे में देखिए, मैंने तुम्हें अभी बताया है। कान की अगर बात करते हैं तो कान को हम श्रवणेन्द्रिय भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? श्रवणेन्द्रिय। ठीक है, श्रवणेन्द्रिय, श्रवणेन्द्रिय मतलब होता है सुनने वाले। ठीक, सुनने वाली इंद्रिया को हम कहते हैं श्रवणेन्द्रिय। ठीक है, इसके कान सुनने तथा शरीर का संतुलन बनाने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। मनुष्य के कान के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, एक तो होता है बाह्यगढ़, एक मध्यगढ़, एक अंतगढ़। ठीक, ये होते हैं कान के 3 भाग। कान के 3 भाग है। ठीक है। आंख, इसे दृश्येंद्र कहते हैं, उसे हम कहते हैं श्रवणेन्द्र, इसे कहते हैं दृश्येंद्र। दृश्येंद्र का मतलब होता है, दृश्य का मतलब होता है किसी चीज को देखना। आंख से क्या करते हैं? हम किसी चीज को देख सकते हैं। ठीक है, तो आंख द्वारा देखने का कार्य होता है। इससे वस्तुओं का आकार, आकृति, रंग, प्रकाश तथा अंधकार का अनुभव किया जाता है। नाक, नाक की बात करते हैं, इसको हम घ्राणेन्द्रिय भी कहते हैं। घ्राणेन्द्रिय का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज को समझ सकते हैं, इसके द्वारा गंध वगैरह किसी चीज के बारे में। ठीक, इसके द्वारा गंध का अनुभव किया जाता है। जीभ, जीभ की बात करते हैं, इसे हम स्वादेंद्रिय भी कहते हैं। स्वादेंद्रिय, स्वादेंद्रिय मतलब स्वाद वाली इंद्रियां। ठीक है, तो इसके द्वारा मीठे, कड़वे, खट्टे, नमकीन आदि खाद्य पदार्थों का हम अनुभव कर सकते हैं। त्वचा, इसे हम स्पर्शेंद्रिय भी कहते हैं। स्पर्श इंद्रियां, ठीक, हम इसे कैसे कहते हैं? स्पर्श इंद्रियां, तो स्पर्शेंद्रिय भी कहते हैं, यानी स्पर्श करने वाली इंद्रियां होती है। ठीक, तो त्वचा द्वारा ठंडा, गर्म, कठोर, मुलायम, चिकना तथा खुरदरा आदि का अनुभव किया जाता है। उसके द्वारा इन सारी चीजों का अनुभव किया जाता है। मनुष्य तथा अन्य जंतुओं का कंकाल, अगर हम बात करते हैं जंतुओं के शरीर को निश्चित आकार देने के लिए कुछ विशेष रचना होती है। अब मान लीजिए मछली है, मछली को ये आकार देने के लिए इसके शरीर के अंदर क्या मिलेगा? इसका कंकाल। कुत्ते को ये आकार देने के लिए इसका क्या मिलेगा? कंकाल। मेंढक को ये आकार देने के लिए क्या मिलेगा? कंकाल। हमारे शरीर को ऐसा आकार देने के लिए क्या मिलता है? कंकाल। तो इन रचना को हम क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र। ठीक, कंकाल तंत्र से क्या मिलता है? कंकाल का मतलब होता है हड्डी, हड्डियों से क्या मिलता है? किसी भी जीव की संरचना का आकार मिलता है। ठीक है, किसी भी संरचना का हमें आकार मिलता है। मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां मिलती है। अगर एक वयस्क मनुष्य है, ठीक, यहाँ पर मुझे देखने के लिए 206 हड्डियां मिलेंगी। शिशुओं के शरीर में 213,
अब ये है बच्चा, छोटा सा, छोटा बच्चा। यहाँ पर हमें कितनी मिलेंगी? 213 हड्डियाँ। ठीक, तो हमें छोटे वाला बच्चा वहाँ पर 213 हड्डियाँ देखने के लिए मिल रही हैं, और बड़े वाले की बात करते हैं उसमें हमें 206 देखने के लिए मिल रही हैं। जंतुओं में कंकाल के दो प्रकार पाए जाते हैं। अब हड्डियां भी दो प्रकार की हमें देखने के लिए मिली। एक तो मिलता है बाह्य कंकाल, एक होता है अंतः कंकाल। अब देखते हैं बाह्य कंकाल क्या है। त्वचा के ऊपर पाया जाने वाला कंकाल, ऐसा कंकाल जो त्वचा के ऊपर हमें मिल रहा है देखने के लिए। जैसे मान लीजिए बाल है, जैसे हमें बाल दिखाई दे, बाल, ये भी हड्डियों का है, कंकाल ही है। मतलब ये अब बेकार है, बाल क्या है? बेकार ही है। अब यहाँ दर्द तो होता नहीं इसमें किसी प्रकार का। ठीक, उसके बाद नाखून, नाखून की अगर बात करते हैं तो ये कच्चा नाखून है, जैसे जैसे नाखून बढ़ेगा तैसे वो क्या है, ये सारी चीज़ हमें कंकाल देखने के लिए, कितने हड्डी की चीज़ मिलती है देखने के लिए, तो इसे हम कहते हैं बाह्य कंकाल। उसके अलावा पशुओं में सींग होते हैं, उसके अलावा उनके खुर होते हैं, ये सब क्या है? बाह्य कंकाल में आते हैं। सब क्या है? हमारे बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल। ठीक, जैसे कि बाल, नाखून, सींग, खुराक। अब त्वचा के भीतर पाए जाने वाला कंकाल, जैसे हड्डियां, हड्डियां कहाँ मिलेंगी? बिल्कुल अंदर मिलेंगी। ठीक है, तथा उपास्थि। ठीक, ये सारी चीज शरीर के अंदर आती है। मनुष्य का अंतः कंकाल, एक तो होता है अच्छी कंकाल, दूसरा होता है अनुबंधी कंकाल। अच्छी कंकाल कौन सा है? जैसे मान लीजिए खोपड़ी है, कशेरुकदंड है, उरोस्थ है, या तथा पसलियां हैं, तो इन्हें हम कहते हैं अक्षीय कंकाल। ठीक, और अनुबंधी कंकाल, जैसे मान लीजिए मेखला है, हाथ एवं पैर की अस्थियां। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं अनुबंधी कंकाल। अनुबंधी कंकाल में हमें 126 हड्डियां मिलेंगी, और यहाँ पर हमें इतनी हड्डियां मिलेंगी, 28 यहाँ पर मिलेंगी खोपड़ी में, 26 हमें कशेरुकदंड मिलेंगी, और 12 हमें देखने के लिए पसलियां मिल जाती हैं। ठीक है, इतनी हड्डियां हमें देखनी। संधि किसे कहते हैं? संधि का मतलब होता है जोड़, संधि का मतलब होता है जोड़। तो यहाँ पर दो चीज जुड़ती है। ठीक है, देखिए हमारा कंकाल तंत्र हड्डियों का ढांचा होता है। ये देखो हड्डियों का ढांचा है, इनकी हड्डियां एक दूसरे से विभिन्न प्रकार से आपस में जुड़ी होती। अब ये हड्डियां देखिए इस जोड़ पे जुड़ी हैं, यहाँ की हड्डियां 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 इस पे, 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 तो इसे हम कहते हैं संधि। संधि का मतलब जुड़ना। तो इन जोड़ों को हम क्या कहते हैं? संधि। जैसे ये यहाँ पर जुड़े तो इसे हम कहेंगे संधि। जैसे ये जुड़े यहाँ पर, इसे हम क्या कहेंगे? संधि। संधि का मतलब जुड़ना, इसे हम कहते हैं संधि। उपास्थि, उपास्थि की बात करते हैं तो ऐसी हड्डियां जिसे आसानी से फ्लेक्सिबल किया जा सके, मतलब मोड़ सकते, प्लाईबल। कुछ अंग जैसे कि कान, नाक जो कठोर नहीं है। अब नाक को देखिए या कान को, जैसे कान है, कान को देखिए आराम से ऐसे मोड़ सकता हूँ, नाक है इसे भी हम ऐसे मोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें आसानी से मोड़ा जा सकता है। ठीक है, और जिसे आसानी से मोड़ा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उपास्थि। तो ये सब क्या है? उपास्थि, उपास्थि, इन्हें आसानी से मोड़ा जाता है। शरीर की संधियों में भी उपास्थियां पाई जाती हैं। उसके अलावा हमारा शरीर की जो जोड़ होती है वहां पर भी हमें देखने के लिए उपास्थियां मिल जाती हैं। कंकाल के कारण, कंकाल के कारण, कंकाल जैसे मान लीजिए हड्डियां हैं, तो हड्डियां हमारे शरीर में बनी, तो आखिर में इसका कार्य क्या है कंकाल का? तो कंकाल शरीर को एक निश्चित आकृति एवं आकार प्रदान करता है। एक तो निश्चित आकृति देगा, ये मनुष्य की या मानव की है, कैसी है, उससे एक निश्चित आकृति और आकार प्रदान करता है। ठीक, कंकाल शरीर को सुदृढ़ बनाता है। सुदृढ़ मतलब थोड़ा कठोर बना देगा। ठीक, शरीर को सुरक्षा भी प्रदान करता है। रीढ़ की अस्थियां रीढ़ रज्जु की सुरक्षा करती हैं। ठीक है, खोपड़ी की अस्थियां मस्तिष्क की सुरक्षा करती हैं। कंकाल प्रचलन में सहायता करता है। उसके अलावा हम कंकाल देखेंगे तो वो क्या करेगा? हमें प्रचलन में सहायता भी करेगा। ठीक है, हमें गमन में क्या करता है? अक्सर सहायता भी करता है। जंतुओं में गति, अगर हम जंतुओं की बात कर सकते हैं, जंतुओं में गति, गति का मतलब होता है कि चलना।
देखिए सभी प्राणियों में स्थान परिवर्तन हेतु गमन, स्थान परिवर्तन हेतु अर्थात हम कह सकते हैं गमन, गति हेतु विशेष प्रकार के अंगों का प्रयोग करते हैं। ये भिन्न भिन्न प्राणियों में भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए जल में रहने वाले जंतु जैसे कि मछली एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी तो उसमें पाए जाने वाले क्या होते हैं, पखने, इसे कहते हैं पखने। ये दिख रहे हैं आपको, इसे कहते हैं पखने, इसे कहते हैं पखने। ये दिखाई दे रहा है आपको, इसे कहते हैं पखने। ठीक, इनसे वो गति करती है। स्थलीय जंतु जिसमें पैर होंगे, स्थलीय जंतु जैसे मान लीजिए ये क्या है, इसमें पैर है। ठीक, स्थलीय जंतु है। ठीक है, उसके बाद हवा में उड़ने वाले जंतुओं में पाद तथा पंख मिलेंगे। हवा में उड़ने वाले जंतुओं में देखिए हमें एक पंख मिलेंगे, उसके अलावा हमें यहाँ पर देखने के लिए इनके क्या मिल जाते हैं, पैर मिल जाते हैं। ठीक है, ये मिल जाएंगे पैर, पाद मिल जाएंगे यानी पैर मिल जाएंगे, और ये क्या मिल जाएंगे हमें, पंख। अमीबा में कूटपाद। अब अमीबा की बात करते हैं तो अमीबा में ये देखो मिलते हैं कूटपाद, इसे हम कहते हैं कूटपाद, ये होते हैं। ठीक है, ये निकले इस प्रकार से हम कह सकते हैं हमें प्रत्येक प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं तो उन जीव जंतुओं में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए क्या होता है, उसमें विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं। क्योंकि विशेष प्रकार के अंग हैं जिस वजह से वो यहाँ है, मुझे दूसरी जगह देखने के लिए मिल जाए। ठीक, हमारा अध्याय यहाँ पर समापन होता है। कुछ प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ प्रश्न हैं। भोजन का पाचन होता है आहार नाल में। ठीक, फेफड़ों में नहीं होता है, हृदय में नहीं, तो वृक्क में नहीं, किसमें होता है, आहार नाल। मानव के मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं, मानव के मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं। ठीक, मानव के मस्तिष्क में 3 भाग। श्रवण इंद्रिय, श्रवण इंद्रिय का मतलब होता है किसी भी चीज को सुनना। नाक से सुनते नहीं, आंख से सुनते नहीं, जीभ से सुनते नहीं, हम कान से सुनते हैं। द्विलिंगी जंतु, द्विलिंगी जंतु अमीबा है नहीं, मेढक है नहीं, कुत्ता है नहीं, केवल केंचुआ है। अभी हमने बताया केंचुआ क्या है, द्विलिंगी जंतु है। अगला देखिए प्रश्न है हमारा, खाली स्थानों को भरिए। मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती हैं। बिल्कुल सही बात है। बच्चे की बात करें तो मुझे वहां पर 213 देखने के लिए मिलती हैं, बट हम बात करते हैं मनुष्य की तो वहां 206 हड्डियां होती हैं। मनुष्य के हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। मैंने बताया ना, एक कक्ष धर्मिला, एक कक्ष धर्मिला, एक कक्ष धर्मिला, तो हमें क्या मिलते हैं, 4 कक्ष मिलते हैं। ठीक, वयस्क मनुष्य के रीढ़ में 26 हड्डियां होती हैं। उपास्थि अस्थि की अपेक्षा लचीली होती है। उपास्थि मतलब क्या, जैसे मेरे कान की हड्डी है, नाक की हड्डी है, ये हड्डियों की अपेक्षा क्या होती है, लचीली होती है। ठीक, इसे देखो पेलाइवन, इसे घुमा सकते हैं, देखो इधर घूमिए, पेलाइवन होती है। अब देखिए कुछ टेबल ले रखे, टेबल को हमें मिलाना है। मेढक, मेढक की अगर बात करते हैं तो मेढक का सीधा संबंध श्रवण से यानी उड़ने से, स्पर्श यानी मूत्र से, यानी केवल पादजाल से, पादजाल में। त्वचा का मतलब होता है स्पर्श से किसी भी चीज को। कान का मतलब होता है श्रवण या सुनना। वृक्क का मतलब होता है मूत्र। ठीक, तो वृक्क का क्या काम करता है, मूत्र को। ठीक, पंख का क्या काम होता है, पंख का काम होता है केवल उड़ने में सहायता करना। ये हमें आराम से मिला सकते हैं। अब देखिए अगला, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाए दें। जैसे मछलियों में प्रजनन पंख द्वारा होता है, बिल्कुल गलत बात। मछलियों में किससे होता है, पखने से होता है। ठीक है, ये गलत बात है। ठीक, मनुष्य का हृदय बार बार स्पंदन करता है, बिल्कुल सही बात है। जीवन पर्यंत वो तो करता रहता है। मनुष्य में एक जोड़ी वृषण पाई जाती है, बात सही है। वृषण एक जोड़ी मिलेंगे, और उसके अलावा वृक्क भी हमें देखने के लिए एक जोड़ी मिलते हैं। ठीक है, वृक्क भी हमें देखने के लिए कितने मिलेंगे, एक जोड़ी। मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से आरंभ हो जाता है, बात बिल्कुल सही है। देखिए बात बिल्कुल सही है। अगला देखिए, मनुष्य के श्वसन अंग का नामांकन चित्र। ये मानव की बात करते हैं, ये है श्वसन अंग। श्वसन अंग क्या होते हैं, ये फेफड़े। तो फेफड़े का ये नामांकन चित्र बना हुआ है। ठीक है, फेफड़े का क्या बना हुआ है, ये चित्र। मनुष्य में पाए जाने वाले किन्हीं 4 तंत्रों के नाम लिखिए। जैसे मान लीजिए एक है तंत्र का तंत्र, दूसरा है हमारे पास
श्वसन तंत्र, तीसरा है हमारे पास पाचन तंत्र, चौथा है हमारे पास परिसंचरण तंत्र। ठीक, परिसंचरण मतलब जैसा रक्त परिसंचरण तंत्र हुआ, ठीक, वाटर वाटर वेस्कुलर सिस्टम हुआ, ठीक, ये है हमारे पास परिसंचरण तंत्र। कंकाल के दो कार्य, कंकाल तंत्र के लिए पहली बात, कंकाल शरीर को एक निश्चित आकृति एवं आकार प्रदान करता है। दूसरी बात, कंकाल शरीर को सुदृढ़ बनाता है, ठीक, आकृति एवं आकार प्रदर्शित करता है। संधि किसे कहते हैं? संधि का मतलब मैंने बताया जोड़। हमारा कंकाल तंत्र हड्डियों का ढांचा होता है। इनकी हड्डियां एक दूसरे से विभिन्न प्रकार से आपस में जुड़ी होती हैं। इन जोड़ों को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अगला प्रश्न आ गया, मनुष्य के हृदय का नामांकन चित्र बनाइए। तो मनुष्य के हृदय का ये नामांकन चित्र है। देखिए, एक चैम्बर तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक हो गया, अर्थात कितने मिलते हैं? 4 कक्ष मिलते हैं, ठीक। मनुष्य में कितनी ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं? प्रत्येक का नाम तथा कार्य लिखिए। जीभ, इसका काम है स्वाद चखना, ठीक। कान, इसका काम है सुनना। आंख, इसका काम है देखना। नाक, इसका काम है गंध पहचानना। त्वचा, गर्मी सर्दी एवं किसी का स्पर्श पहचानना। मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकन चित्र बनाइए। पाचन तंत्र की बात करें तो हम यहाँ पर इसे कह सकते हैं मुख गुहा है, और ये है हमारे पास ग्रास नली, ये है हमारे पास यकृत, और ये है आमाशय, और ये है छोटी आंत, और ये है बड़ी आंत, और ये है मलाशय, और ये है नीचे गुदा, ठीक है। तो ये सब चीज क्या है? मनुष्य के पाचन तंत्र है, ठीक है। ये सभी क्या है? मनुष्य के पाचन तंत्र, ठीक। पाच तंत्र के, ठीक। आप यहाँ पे लिख दो 1 2 3 4 5, ठीक है। और यकृत क्या है? छठवें होगा, ठीक। इस प्रकार से सब क्या है? मनुष्य के पाचन तंत्र। हमारा अध्याय देखिए यहाँ पर समापन होता है, और हमने सारा का सारा जो डाटा की बात करें, हमने सब कुछ अपनी किताब से लिया है। बेसिक शिक्षा प्रतत की सब किताब से ही हमने लिया है, ठीक है। माता रानी सबका भला करे। जय माता दी। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, बाय बाय। यहाँ पर हमारा पेट समापन।